क्लास 10। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो देखते हैं आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन जितना इजी है उतना ही कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज कर देता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि अब हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मेरे पास जो बात होगी वो कोऑर्डिनेट्स की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ एक पॉइंट है मान लो ए, यहाँ एक पॉइंट है मान लो बी। अब आपको पता है जो भी पॉइंट होता है उसकी पोजीशन आपके पास कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट से डिफाइन करने का मतलब ए के पॉइंट मान लो मैंने ये कहा x1 और y1 और बी के पॉइंट मैंने कहा x2 और y2। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, ये x1 होगा, और जो ये आपके पास होगा ये क्या है y1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो b का जो x वाला पॉइंट होगा वो यहाँ आएगा, और मैं अगर इसी तरह से बात करता हूं तो ये y2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन अब बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है a और b के बीच का डिस्टेंस, a और b के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मुझे a और b के बीच का डिस्टेंस यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो मुझे अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अब देखा जाए तो ये ओरिजिन होता है 0 0, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है मान लो मैंने कहा C, ये पॉइंट है मान लो D। अब ये देखा जाए तो कुछ हद तक अगर मुझे ये x1 का डिस्टेंस देखना है तो ये क्या होगा, मेरे पास यहां से माइनस होगा। अगर मैं ये कहूं कंप्लीट OD में से OC को माइनस कर दूंगा तो CD वाला पोर्शन आ जाएगा मेरे पास। हालांकि CD मेरा एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। OD क्या है x2, OC क्या है x1। तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसी तरह से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखने की कोशिश करता हूं, ये पॉइंट मैंने मान लिया L और ये पॉइंट मान लिया मैंने M, L और M। तो आप ये कह सकते हो कि OL माइनस में OM, OL क्या है y2 माइनस में y1, तभी आपके पास LM निकल कर आता है। तो जिन बच्चों ने अभी पहले कुछ फॉर्मूला देखे होंगे इस चैप्टर के, तो कुछ आइडिया हो गया है कि हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वो इस तरह से क्यों आता है। तो बेसिकली हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम, जो फॉर्मूला हमारे पास किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो आता है आपके पास a और b के डिस्टेंस का फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। तो आपके पास ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। हमें कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना होगा ताकि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से हम कर सकें, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेरे पास स्क्वायर की, अगर कोई मुझे ये कह दे कि स्क्वायर को प्रूव करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से कि मान लो आपके पास एक स्क्वायर है A, B और C और D, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, चारों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक कंडीशन तो ये होती है ऑल साइड्स
आर इक्वल, साथ साथ में आपको ये भी प्रूव करना होगा डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप खाली साइड्स को इक्वल करते हैं तो वो मेरे पास रोम्बस की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि अब स्क्वायर में क्या होता है, फिर कहोगे कि 90 डिग्री का होता है सर। अभी 10th क्लास के लिए हम वो परपेंडिकुलर यानी कि एंगल को कभी प्रूव नहीं कर सकते। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूँ 10th क्लास की, तो 10th क्लास के अंदर हम कभी भी एंगल को इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, खाली हम साइड्स को प्रूव कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की स्पेशलिटी क्या है, वो कहता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और साथ में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यहां पर भी मुझे डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हैं डायगोनल्स करो या ना करो, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि बात खुद से सोचो ना, अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर मेरे पास आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओनली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं रोम्बस की, तो उसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सारी की सारी साइड्स उसमें क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये हमने क्या देखा, कुछ क्राइटेरियाज देखे। फिर उसके बाद आपके पास आता है ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल में भी अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हमें पता है कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और वही मेरे पास क्या है, कंडीशन है, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं आपके पास स्केलर इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो उसको प्रूव करने के लिए आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर आपके पास जो लास्ट आता है स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन में कोई साइड इक्वल तो नहीं होती, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपके पास क्राइटेरिया होता है, सम ऑफ टू साइड्स should be greater than third side। किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा, वरना वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। क्लियर? ये कुछ कंडीशन थी हमारे पास ट्रायंगल की। फिर आगे जो क्राइटेरिया है हमारे पास, एक क्राइटेरिया आता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस हमारे पास सेटिस्फाई करना चाहिए। satisfies Pythagoras।
पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई तो हमारे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर आपको वो ये कहता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझते हैं पहले तो। कोलिनियर का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, मान लो मैंने ये कहा एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है मान लो बी, एक पॉइंट है मान लो सी। अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो ए और बी को ही लेकर जा रही है, सी को नहीं लेकर जा रही। अगर वो सी को नहीं लेकर जा रही है तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। अगर वो सी को भी लेकर जाती तो वो क्या हो जाता, मेरे पास कोलिनियर हो जाता। तो अगर मैं ये कहता कि वो सी को भी लेकर जा रही है तो वो क्या होता, कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर की कंडीशन ये होती है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, ये कंडीशन होनी चाहिए कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सो दीज आर सम बेसिक कंडीशंस फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम आगे जाके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मैंने ये कहा एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 और 7, एक पॉइंट है बी जिसके पॉइंट है -7 and 2। आपको ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। -7 और -5 कितना हो गया, माइनस का 12, 2 माइनस 7 माइनस का 5, -12 का स्क्वायर करोगे तो 144, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो आंसर कितना आ गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13। तो 13 आपके पास क्या आ गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूनिट क्या लगाती हैं, सेंटीमीटर मीटर, कुछ नहीं दे रखा तो आप यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हैं, 13 यूनिट्स। बस ये चीज याद रखना कि लगाना जरूर है आपको। क्लियर स्टूडेंट्स?